हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। मैं अभिषेक त्रिपाठी आपको पढ़ा रहे हैं CUET के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके फर्दर आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसी सीरीज में आज हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर काफी हद तक हम सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि आपको इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा चुके हैं, आपको इसमें हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा दिया है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसमें रेजिस्टेंस के बारे में बता चुके हैं। तो काफी कुछ इसमें हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, वो 3 क्वेश्चन बचे हुए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, बाकी इस चैप्टर से सारे टॉपिक्स जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम फर्दर आगे वाले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल अभी आज के लिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, CUET के सिलेबस में तीसरा चैप्टर जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बीच बीच के टॉपिक्स हम पहले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था। स्फेरिकल कैपेसिटर के कुछ एक दो एग्जांपल्स जो आ चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट भी है, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिक रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। वहां से कुछ 2 न्यूमेरिकल हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एक परसेंटेज चेंज वाला और एक में अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाता है। और एक क्वेश्चन और होगा, तीसरा क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में था, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका था, उसके बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है ना। हुआ क्या था कि कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले जब CUET आया था तो 11th का भी सिलेबस आता था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से उन 11th के क्वेश्चंस को और 12th के क्वेश्चन को सेपरेट करना और उसके बाद उसको लगाना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम सारे चैप्टर के 2-2, 4-4 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि a wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length, what will be its new resistivity and new resistance। अगर किसी वायर की लेंथ को 3 गुना कर दिया जाए, खींच करके, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए। थ्राइस लिखा हुआ है, थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ का 3 गुना, मतलब पहले 10 सेंटीमीटर की वायर थी तो खींच करके 30 सेंटीमीटर कर दिया, वायर की लेंथ को चेंज कर दिया, तो क्या रजिस्टिविटी पर फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। रजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वायर को काटिए, पीटिए, 3-4 भागों में आधा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। गला दीजिए, उसको मेल्ट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, रजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास 2 केस है, पहला हम ओरिजिनल लेकर चलेंगे और दूसरा हम क्या लेकर के चलेंगे, नया वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, हमने लिखा ओरिजिनल। हमने क्या लिखा? ओरिजिनल। क्या लिख लेते हैं यहां पर? ओरिजिनल। ओरिजिनल। और क्या लिख लेते हैं यहां पर? न्यू लिख लेते हैं, न्यू। तो ओरिजिनल का एरिया, ओरिजिनल का एरिया क्या होगा? ए। इसका एरिया ए डैश। लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा भैया एल। इसकी लेंथ को हम एल डैश से लिखेंगे। और क्या होगा? रजिस्टिविटी। तो दोनों की रजिस्टिविटी क्या रहेगी? रो और रो रहेगी, है ना। रेजिस्टेंस दोनों का मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका R डैश है। हमें R डैश फाइंड करना है, नया वाला रेजिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो पुराना रेजिस्टेंस क्या होगा? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। और नया वाला रेजिस्टेंस क्या होगा? R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई ए डैश, है ना, L डैश बाई ए डैश। अब देखिए क्या होगा, अगर हमें R डैश निकालना है तो R डैश अपॉन R इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन ए डैश डिवाइडेड बाय रो L बाई ए। क्योंकि रजिस्टिविटी सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा? R डैश अपॉन R इज इक्वल्स टू L डैश अपॉन L इंटू ए अपॉन ए डैश। ये हो जाएगा और R इधर से हटा देंगे, R इधर से शिफ्ट कर देंगे तो R उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ जाएगा R। यानी L डैश अपॉन L हमें पता चल जाए, A अपॉन A डैश पता चल जाए और R तो ऑलरेडी पता ही है। तो L डैश और L में क्या डिफरेंस है भैया? L डैश कह रहा है कि ओरिजिनल लेंथ का थ्राइस हो गया, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। लेकिन जब हम खींचते हैं वायर को तो सब कुछ चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेंथ चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। वायर को खींचोगे तो वायर पतली हो जाएगी, वायर खींचने पर क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। वायर पतली हो जाएगी तो उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो भैया नया एरिया ए डैश लिख लिए हैं इसीलिए, है ना। तो लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम होता क्या है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट,
तो मतलब a इंटू एल इक्वल्स टू ए डैश इंटू एल डैश, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a अपॉन ए डैश क्या हो जाएगा, a अपॉन ए डैश हो जाएगा एल डैश अपॉन एल हो जाएगा, एल डैश अपॉन एल हो जाएगा। एल डैश कितना है, a अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल डैश कितना है 3l अपॉन 3l अपॉन एल, एल से एल कट जाएगा 3l अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ a अपॉन ए डैश की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ एल डैश अपॉन एल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, है ना। तो r डैश क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 10, कितना हो जाएगा 3 3 9 90 ओम, क्या हो जाएगा 90 ओम्स नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वायर का। यानी 3 गुना बढ़ाने पर, अब बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि अगर डबल बढ़ाए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 3 टाइम्स खींचा गया है, 3 टाइम्स लेंथ को बढ़ाया गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, जितने टाइम्स उसको खींचा जाएगा वायर को, जितने टाइम्स वायर को खींचा जाएगा, 4 टाइम्स खींचा जाए तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। जितनी बार खींचा जाएगा या लेंथ जितनी कम की जाएगी, मान लीजिए हाफ कर दी गई, हाफ का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो पुराना रेजिस्टेंस है नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। बहुत ही आसान से टॉपिक है, लेंथ को अगर कम किया गया, लेंथ को बढ़ाया गया, जैसे भी करना है, जितने टाइम्स बढ़ाया गया है उसका स्क्वायर कीजिए, अगर बढ़ाया गया है तो मल्टीप्लाई कीजिए, घटाया गया है तो डिवाइड कीजिए। क्लियर, बहुत ही आसान से ट्रिक है, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम लेने की इसमें जरूरत नहीं है। क्लियर, इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया कुछ, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, किसी वायर का रेजिस्टेंस कितना था 16 ओम था। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, जो इसको मेल्ट करके इसकी कितनी बनाई गई, आधे रेजिस्टेंस आधे लेंथ की वायर बना दी गई, जितनी लेंथ पहले थी उसकी आधी कर दी गई, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, एरिया चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, न्यू वायर का रेजिस्टेंस पता करना है, एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा ये निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ट्रिक से काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। फिर वही लिखते हैं, ओरिजिनल लिखते हैं, ओरिजिनल लिख लेते हैं, न्यू लिख लेते हैं, न्यू लिख लिया, ओरिजिनल लिख लिया, क्या क्या लिया, एरिया लिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा भैया ए और ए डैश, लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी एल और एल डैश, रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी हो जाएगी रो और रो, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, कॉपर वायर ही है ना, डॉन इनटू अ वायर, कॉपर वायर कुछ नहीं दिया, सिर्फ वायर दिया है, तो रो हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा आर और आर डैश हो जाएगा, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस पहले पता करें, नया रेजिस्टेंस और पुराना रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा और R डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो R डैश अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश डिवाइडेड बाय रो एल बाई ए, रो से रो उद्धार हो गया, क्या बचा एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश भी क्या हो जाएगा एल अपॉन एल डैश हो जाएगा, तो एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश अपॉन एल इंटू आर, ये हो जाएगा नया रेजिस्टेंस। अब ये कैसे हो गया, एल डैश अपॉन एल के बराबर कैसे हो गया, ये पता करने के लिए कैसे हुआ वो यहाँ देख लीजिए। अभी अभी आपने पढ़ा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी पुराने केस में और नए केस में एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पुराने वाले में ए और एल था, नए वाले में ए डैश एल डैश था। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश, तो क्या हो जाएगा एल डैश अपॉन एल हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे रख दिया गया। अब क्या क्या कहा गया है कि लेंथ को आधा कर दिया गया है, यानी एल डैश जो है वो 1/2 हो गया है, यानी एल डैश अपॉन एल क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा L/2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। एल डैश अपॉन एल की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई है, तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 16, क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा नया वाला रेजिस्टेंस। अब बताइए सही बात है कि नहीं, तरीका मैंने बताया था कि हाफ करें, लेंथ को हाफ किया जाए तो क्या करना होगा, आपको 1/4 से डिवाइड करना होगा। देखिए 1/4 से ही डिवाइड हो गया, 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपली कहा जाए कि 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर डिक्रीज हो रही है तो, और इंक्रीज हो रही है तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जितने टाइम्स हुआ है उसी से। अब यहाँ पर कितना चेंज हुआ है, हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। क्या निकालना है, व्हाट इज द
परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो पहले चेंज निकालने तब परसेंटेज निकालें। चेंज कितना हुआ है, चेंज को लिखते किससे हैं, डेल्टा से लिखते हैं। तो डेल्टा किस में चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस में, इसलिए लिखा जाएगा डेल्टा आर, आर डैश माइनस आर कितना हो गया, ये आर माइनस आर डैश, आर माइनस आर डैश, आर माइनस आर डैश कितना हो गया, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 ओम का चेंज आया है। कितना चेंज आया, 12 ओम का चेंज आया। परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज चेंज होगा, चेंज परसेंटेज इक्वल्स टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना 12, ओरिजिनल कितना था 16 इंटू 100 कितना करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 4 4 जा 4 से इसको कैंसिल किया 25, 3 इंटू 25 यानी कितना परसेंट का चेंज हो गया, 75% का चेंज हो गया रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज आ गया है, 75% का चेंज आ गया है रेजिस्टेंस में। इसमें कोई समस्या, क्या करना होता, हमें चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना था कि वायर की रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो कितना परसेंटेज चेंज आया, 75% का चेंज आ गया। कैसे कैलकुलेट किया हमने, पहले नया रेजिस्टेंस निकाला। नया रेजिस्टेंस निकालने का तरीका आपको डायरेक्टली ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्टली ट्रिक क्या थी कि जितने टाइम्स का हाफ कह रहा है यानी 1/2 होगा, 2 का स्क्वायर करना है 4 हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर हमने देखा कि कितना चेंज हुआ है रेजिस्टेंस, चेंज निकालने के लिए पुराने रेजिस्टेंस से नए वाले रेजिस्टेंस को माइनस कर दिया, 12 ओम का चेंज आया था। तो परसेंटेज चेंज निकालना था, इसलिए चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कर दिया, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कर दिया, है ना, ये फॉर्मूला चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। यहां से आपको सॉल्व करने जाए। कोई समस्या, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला टॉपिक चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी। अगले टॉपिक पे चलें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन होता है उसी से क्वेश्चन लगने वाला है। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी फाइंड करना है, वीडी फाइंड करना है ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की होती है ना, ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। कॉपर वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। कैरिंग अ करंट ऑफ 2.7 एम्पियर। करंट कितनी है, I की वैल्यू कितनी है, 2.7 एम्पियर की करंट है, 2.7 एम्पियर की करंट है। एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब n से है, n क्या है, 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में 9 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन होता है I इज इक्वल्स टू NEAVD। क्या होता है, क्या होता है भैया, क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है ना, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इज इक्वल्स टू NEAVD होता है। तो VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VD इक्वल्स टू हो जाएगा I अपॉन NEA। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू VD इक्वल्स टू I अपॉन NEA, है ना। यहां से सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻28 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और A यानी एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको हम 27 को बना सकते हैं, 27 अपॉन, यहाँ एक डिजिट था ये गायब कर दिए, यहाँ एक डिजिट गायब कर दीजिए, तो 9 इंटू 16 हो जाएगा, इंटू 2.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻28 है, इंटू 10⁻⁻19 और 7 कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा। -26 होने से क्या बचेगा, 10⁻2 बचेगा। क्या बचेगा, 10⁻2 बचेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 3 अपॉन, अब 16 इंटू 2.5 करें तो कितना होता है, 16 इंटू 2.5 कितना होता है, 16 2 32 और उसका आधा 8, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। तो 40 इंटू 10⁻2 बचेगा, 40 इंटू 10⁻2 बचेगा, या फिर इसको लिख सकते हैं
3/4 इंटू 10⁻³ या फिर 3/4 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड कर लें तो 0.75 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या फिर कह सकते हैं 0.75 इसी को लिखा जा सकता है 0.75 मिली वोल्ट। अब आंसर वोल्ट में दिया होगा तो इसको ढूंढिएगा, और अगर ऑप्शन में आंसर में मिली वोल्ट दिया होगा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कई बच्चे करते क्या है, वोल्ट तक तो निकाल लेते हैं, यहां तक तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उसको मिली वोल्ट में कैलकुलेट नहीं कर पाते और आंसर वहीं से उनको लगता है कि गलत है। ऐसा नहीं है, आपको जहां तक सॉल्व हो सकता है, आपके ऑप्शंस कैसे दिए हैं उस ऑप्शन के बिहेवियर पर यानी ऑप्शन के बिहाफ पर आपको चेक करना होगा कि हमारे कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं, क्या हम और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये माइक्रोमीटर में दिया हो, मान लो यही चीज मिलीमीटर में दिया, माइक्रो वोल्ट में दिया हो, तो माइक्रो वोल्ट में इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 750 माइक्रोवोल्ट। 750 माइक्रोवोल्ट ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऑप्शन में हो सकता है माइक्रोवोल्ट में आंसर दिया हो तो 750 माइक्रोवोल्ट भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल है, कौन सी यूनिट में आंसर दिया हुआ है। यूनिट का खासा ध्यान रखिएगा, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक क्वेश्चन में गलती हो सकती है कि आप सही कर रहे हो और बीच में ही रुक जाओ। ऐसे भी तो चांसेस हैं कि आपने क्वेश्चन सही किया हो, पूरा क्वेश्चन सही लगाया हो, लेकिन बीच में आप लास्ट में आ जाकर के क्या कर दिया, आपने गलती कर दी, लास्ट में आपने यूनिट का ध्यान ही नहीं दिया, या इनिशियल में आपको मीटर सेंटीमीटर में दिया था, आपको मीटर में कन्वर्ट करना था, या मिलीमीटर में दिया था, आपको मीटर में कन्वर्ट करना था, आपने कन्वर्ट ही नहीं किया। तो वो सारी चीजें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मार्क्स अच्छे बना सकते हैं और मार्क्स काट भी सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वहां पर यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। अगर यूनिट आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा अगर यूनिट आपने ध्यान नहीं दी। इसलिए यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट हम सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। पता चला पूरे क्वेश्चन में एमकेएस सिस्टम में चल रहा है, एक वैल्यू ऐसी दी है जो सीजीएस सिस्टम में है, जैसे जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डिस्टेंस जो सेंटीमीटर में दे रखी है, आपने सारा सब कुछ सॉल्व किया लेकिन डिस्टेंस को मीटर में चेंज नहीं किया, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप कभी आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और एमसीक्यू में एक लॉस ये होता है कि जानबूझ करके वो एक ऐसा ऑप्शन आपको जरूर देंगे कि जहां पर आप गलती कर सको। जैसे सबसे बड़ी गलती क्या करेगा बच्चा, सेंटीमीटर की जगह पर उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए था, बट वो कन्वर्ट नहीं किया। अगर कन्वर्ट नहीं किया तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आने के मैक्सिमम चांसेस हैं वो ऑप्शन आपको एमसीक्यू में जरूर दिखाई देगा। इससे क्या होता है कि जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, उसको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां वो कर रहा है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। एवरेज बच्चा फिर वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसको जाना चाहिए था, वो उतना उसको जो मिलना चाहिए था, जिस लायक वो था, जो हकदार था जिस चीज का, वो उसको मिल नहीं पाता। कारण क्या है कि उन छोटी छोटी गलतियों को वो गौर नहीं करता। छोटी छोटी गलतियों को गौर कीजिए, जहां पर आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं उन चीजों को गौर कीजिए। क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं, मुझे भी फिजिक्स बहुत अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की है और छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं उनको मैंने रिड्यूस किया, उन गलतियों को कम किया। उन गलतियों को कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका काम हल्का हो जाएगा, है ना। क्योंकि फिजिक्स बहुत ज्यादा नहीं आती थी, बहुत ही कम आती थी, फिजिक्स बहुत ही कम आती थी। थोड़ी बहुत जो अब आ रही है वो प्रैक्टिस की देन है, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैंने भी की है, आपको भी करनी होगी। आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई ईश्वर के घर से सीख करके फिजिक्स पढ़ करके नहीं आए थे, न्यूटन भी पढ़ करके नहीं आए थे, है ना। न्यूटन ने भी यहीं पढ़ी है, यहीं सब कुछ किया है, आप भी यहीं कर सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो। बस क्या करना होगा, आपको छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हैं उनको इग्नोर करना होगा, उनको नेग्लेक्ट करना होगा, कम से कम करनी होगी, है ना। क्योंकि जैसे मैंने कहा भी है, कई जगह मैंने कहता भी हूं कि फिजिक्स के टीचर बन गया मैं, मुझ में कोई बात नहीं थी और जितनी आने लगी है वो उतनी मेरी औकात नहीं थी। तो फिजिक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रेगुलर लगना पड़ेगा, है ना। तो फिजिक्स के टीचर बन गया मैं, मुझ में कोई बात नहीं थी और जितनी आने लगी है वो उतनी अपनी औकात नहीं थी। इसीलिए आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और आगे क्वेश्चन चलेंगे और अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, जिसमें हम लोग 4th चैप्टर की ओर चलेंगे। तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका यहाँ से, और 4th चैप्टर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि ये PYQ सीरीज चल रही है, तो PYQ सीरीज के ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उनको पूछ सकते हैं, नंबर आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी। जो कुछ भी दिक्कत होती है फोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होती है तो
चलिए तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते जरूर रहिएगा, ठीक है बच्चा।